नाज़रीन आदाब, मैं हूँ अखलाक अहमद उस्मानी। हाजिर हैं दुनिया भर की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान और वेस्ट एशिया यानी अरब की। अंग्रेज़ी में इस खित्ते को हम मिडल ईस्ट कहते हैं। अमारात अरब में 20 लाख हिंदुस्तानी काम करते हैं, जो इस मुल्क में रह रहे लोगों का 27% है। सऊदी अरब में 31 लाख हिंदुस्तानी हैं, कुवैत में 7, कतर में भी 7, बहरीन में 5 लाख। हमने आपको ये आंकड़ा इसलिए बताया है ताकि हम ये जाहिर कर सकें कि अरब में हिंदुस्तान किस तरह मौजूद है। ओमान, इराक़, ईरान ही नहीं, हिंदुस्तान सीरिया, लीबिया और यमन में भी यहाँ के हमारे मुल्क के लोग काम करते हैं। बैरून से मुल्क पैसा भेजने यानी रेमिटेंस में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अकेले 80 अरब डॉलर सालाना पैसा हिंदुस्तानी बाहर मुल्कों से हिंदुस्तान में भेजते हैं और ये मईशत का बड़ा हिस्सा अरब से आता है। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को सऊदी अरब के सबसे बड़े एजाज़ किंग अब्दुल अज़ीज़ साश, फ़िलिस्तीन के ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन और अमारात का ज़ायद मेडल से नवाजा जा चुका है। भारत, ईरान और सऊदी अरब, फ़िलिस्तीन और इसराइल से बैलेंसिंग ताल्लुकात का हामी है। हिंदुस्तान अपने तेल बास्केट को भी बैलेंस करके चलता है और इसके लिए ईरान, इराक़, सऊदी अरब, अमारात और कतर को साथ लेकर चलने का मुतमन्नी है। तमाम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो ख़ास मेहमान। के.जी. सुरेश साहब हैं, आप बैरूनी उमूर पर मकाला निगार और तज्ज़िया निगार हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और डॉक्टर मुदस्सर कमर साहब, आप IDSA में एसोसिएट फ़ेलो हैं। के.जी. साहब, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करूँगा। इससे पहले कि हम बहुत बारीकी में जाएँ, आप क्या मानते हैं कि 2014 के बाद से, जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है, अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उन पर आपका तज्ज़िया क्या है? मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में जो रिश्ते हैं वो बेहतर हुए हैं और आज कई मुद्दों पर, खासकर दहशतगर्दी को लेकर, आप देख रहे हैं कि चाहे सऊदी अरब हो या UAE हो, वो पूरी तरह हिंदुस्तान के साथ सहयोग कर रहे हैं। और यही नहीं, इजराइल के साथ भी ये भारत की एक खासियत है कि एक तरफ वेस्ट एशिया के साथ जितने मजबूत ताल्लुकात हैं, उतने ही अच्छे ताल्लुकात उसने इजराइल के साथ भी बना के रखा है। एक के कीमत पर दूसरे से रिश्ता नहीं है। ये फॉरेन पॉलिसी बहुत क्लियर रहा है। अगर आप इसकी पिछले दशकों में जो तुलना करेंगे इसकी, तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोग अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर नहीं चले थे। आज पिछले 5 साल में जिस तरीके से ताल्लुकात, एक पर्सनल रिलेशन मोदी साहब के एक जो हेड्स ऑफ स्टेट के साथ रहे हैं, उससे बहुत स्पष्ट होता है कि आज रिलेशनशिप का बिल्कुल एक नया एक आयाम हमको देखने को मिल रहा है। इजराइल में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव में नेतान्याहू साहब का जो है मोदी साहब के साथ जो रिश्ता है, वो अपने आप में एक वहाँ का चुनाव का मुद्दा है। उन्होंने खुद उनकी तस्वीरें जो है पूरे इजराइल में लगा रखा है बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ, ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारे हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वो एक मुद्दा बन गया है। तो ये आज मात्र इसी तरह हम आज रिलेशनशिप में भी देखेंगे, पहले 2 ही चीज़ें हिंदुस्तान के वेस्ट एशिया के साथ रिश्ते को डिफ़ाइन करती थी। एक, हमारे बहुत बड़े तादाद में हमारे जो आवाम वहाँ है, बसी हुई है। दूसरा कि तेल। इन दोनों पैरामीटर से ही रिश्तों को मापा जाता था, लेकिन आज वो बदल गया है। आज स्ट्रेटेजिक रिश्ते बन गए हैं। आज कई मुद्दों को लेकर आपस में सहयोग है। मैं इसका सबसे बड़ा मिसाल ये दूंगा कि जो 370 के सिलसिले में जो मोदी सरकार ने जो फैसला लिया, उसके बाद UAE से जो स्टेटमेंट आया उनका कि ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले के आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए, जहां पाकिस्तान का जो स्टैंड होता था, अक्सर उसको ही डिफेंड किया जाता था, उसी के समर्थन में वेस्ट एशिया में आवाज़ें उठती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज वो माहौल बदल गया है। मैं समझता हूं कि एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। कमर साहब, आपका तबसरा, उसके बाद हम थोड़ा और स्पेसिफिक बात करेंगे। जी, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ के.जी. सुरेश साहब ने जो बताया है कि पिछले 5-7 साल में जब से मोदी सरकार आई है, तो हमारे जो पश्चिमी एशिया मतलब मगरबी एशिया जो देश हैं, उनसे रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं।
ऐसा नहीं है कि पहले रिलेशंस अच्छे नहीं थे, बट ये रिलेशन पहले ट्रांजैक्शनल थे। सो बिजनेस, तेल खरीदना और यहाँ के लोग वहाँ काम करते थे, तो बहुत ही ट्रांजैक्शनल रिलेशंस हुआ करते थे। आज के डेट में ये बहुत ही इम्प्रूव कर गया है, इस तरह से कि मोदी सर मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल रिलेशंस हैं मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड लीडर्स से, और ये मगरबी एशिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। मगरबी एशिया के देश जो हैं, ख़ास करके अरब देश जो हैं, ये इंडिया को बहुत ही ख़ास नज़र से देखने लगे हैं। इनका मानना है कि इंडिया एक उभरता हुआ देश है, इकोनॉमी के मामले में बहुत ही उभरता हुआ देश है, और इसलिए उन्होंने उनकी तरफ से भी रिलेशंस को इम्प्रूव करने की खासी कोशिश की गई है। और जैसा कि सर ने बताया कि, और आपने भी शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है किंग अब्दुल अजीज़ शाह से नवाजा गया, फिर जब वो फ़लस्तीन गए तो वहाँ से भी जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो उनको मिला, यूएई से भी उनको सिविलियन अवार्ड मिला। तो ये एक तरह से न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की उनकी ये है, बल्कि ये रिकॉग्निशन इंडिया के लिए है। तो ये सारी चीज़ें पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई हैं। ख़ास करके टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म के मसले पे बहुत ही रिलेशंस इम्प्रूव किए हैं। इंडिया से जो इंटेलिजेंस की एक तरह से काफ़ी बातचीत होती रहती है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो रेगुलर इन देशों में जाते रहते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो पिछले 5-7 सालों में एक मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस जो है वो उभर के आया है। क्या आपको लगता है कि सुरेश साहब के दो बातें आपने बताई जो रवायती तौर पर हिंदुस्तान और बाकी अरब को जोड़ती थी हमारे साथ, तेल और रेमिटेंस या हमारे जो कामगार हैं, और टेररिज्म आपने एक और फैक्टर बताया, क्या ऐसा भी है कि कोई चौथा फैक्टर आप देखते हैं जिसकी वजह से हमारी डिमांड, हिंदुस्तान की डिमांड अरब में बढ़ी हो? जी देखिए, एक अगर आप अक्सर अखबारों में एक खबर ज़रूर देखते होंगे कि हिंदुस्तान के जो अस्पताल हैं इसमें वेस्ट एशिया से लोग बड़े पैमाने पर आके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये जो हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। तो लोग बहुत बड़े पैमाने पर अब यूरोप और अमेरिका जाने के बजाय वेस्ट एशिया से उनको लगता है कि बहुत बेहतर ट्रीटमेंट, इलाज जो है और सस्ते में हिंदुस्तान में होगा, तो वो रिश्तों को बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तानी डॉक्टरों को प्रेफर किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, डिजिटल इंडिया के चलते आज बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के जो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है। आज वहाँ डिजिटाइजेशन जो बड़े पैमाने पर हो रहा है उसमें हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है कि अब जो कन्वेंशनल डेफिनेशंस के अंदर से निकलकर आज हम एक दूसरे कई मुद्दों पर अब आपसी जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा, मैं कम से कम मानता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़े मुस्लिम आबादियों में से एक हिंदुस्तान में है। इनका दहशतगर्दी से दूर रहना ये पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल बन के रह गई है कि जहाँ दुनिया में एक तरह से तकलीफ है इस बात को लेकर कि आईएस का प्रभाव बढ़ता गया, लेकिन हिंदुस्तान एक बीकन लाइट की तरह कि पूरे दुनिया के सामने एक मिसाल कि एक भाईचारे के साथ किस तरीके से हम लोग एक मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में रह सकते हैं। इसका इतना कद्र, इतना इज्जत हमको वेस्ट एशिया के मुल्कों में मिल रहा है कि मैं कई बार जाता हूँ वहाँ, तो वो लोग जब कहते हैं उनको बड़ी खुशी होती है इस बात का जिक्र करते हुए कि हिंदुस्तान एक तरह से हमारे लिए नाज की बात है जब हम ये देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फैक्टर भी एक वो ज़माना था। मैं इसलिए अक्सर बार बार उधर जा रहा हूँ क्योंकि जब तकसीम के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के उसके बाद जो है आपने देखा कि पाकिस्तान का एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस था। उसने वहाँ सऊदी अरब में बाकी जगह अपने फ़ौज को जो है डिप्लॉय किया उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन आज जिस तरीके से डिमांड है और इसीलिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हज का कोटा हुआ करता था वो आज दुगना कर दिया गया हिंदुस्तान के लिए। वो इसलिए कि वो हिंदुस्तान के लिए वो जो इज़्ज़त बढ़ी है वो एक बहुत बड़ा, और मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है
बाकी सभी फैक्टर से हटके। सुरेश साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मुदस्सिर साहब, सीरियन क्राइसिस में ISIS नाम का जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उभरा भी और बाद में काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो गया, ऐसे क्या बात थी? मैं सुरेश साहब की बात को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए कि बेल्जियम डेवलप्ड कंट्री है, 5 लाख मुसलमान में से 500 पहुँच जाते हैं और यहाँ 25 करोड़ में से 23 लड़के पहुँचते हैं। मैं आंकड़ों की ज़बानी ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लड़के जो कम भी गए हैं तो वो भी नहीं जाने चाहिए थे। आपको क्या लगता है कि अरब में ये सेंटिमेंट कहीं काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं सुरेश साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। दरअसल एक बहुत ख़ास बात जिसकी वजह से हिंदुस्तानी मुसलमान ये दहशतगर्दी और फंडामेंटलिज्म के मतलब ज्वाइन नहीं किया है इन्होंने, इसकी एक बहुत ख़ास बात यह है कि इंडिया एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, एक बहुत ही यहाँ पे मुसलमान जो हैं वो इंटीग्रेटेड हैं और इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री वेयर एवरीबडी, ऑल मुस्लिम्स हैव इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और ये जो इंडिया की डेमोक्रेसी की ख़ास बात है, ये सारे मुल्क में, सारे अरब, सिर्फ अरब ममालिक में नहीं बल्कि बाहर भी इस बात को बहुत ही रिकॉग्निशन दी जाती है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ के मल्टी फेथ के लोग, हर रिलीजन के लोग, हर फेथ के लोग बिल्कुल आपस में ऐसे रहते हैं जैसे उनमें कोई ख़ास डिफरेंसेस नहीं हैं। तो ये चीज़ सारे अरब मुल्क में बहुत ही ज़्यादा। क्या ये सीरियन क्राइसिस में का कोई बिल्कुल, सीरियन क्राइसिस में जहाँ तक आप जैसे बता रहे थे कि इवन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ के मुसलमान भी काफ़ी ख़ासे नंबर में वहाँ गए। तो उसकी इंडिया से जो मुसलमान वहाँ नहीं गए या इंडिया के कोई भी मतलब 20-25 लोग गए हैं, वो भी खैर नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं गए सीरिया में लड़ने के लिए या इराक़ में लड़ने के लिए, ये चीज़ सारी दुनिया ने बिल्कुल नोटिस किया है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि सीरिया से हमारे जो बशर अल-असद की जो गवर्नमेंट है उनसे रिलेशन हमारे बिल्कुल वैसे ही हैं। कोई ऐसी कंट्री नहीं है पूरे पश्चिम एशिया में भी और यूरोप में भी जिनसे बशर अल-असद गवर्नमेंट की रिलेशन ख़राब नहीं हुई हो, इसकी वजह से, ये ISIS की मसले की वजह से। पर इंडिया से जहाँ तक बात, हमने अपना एम्बेसी को बंद भी नहीं किया दमिश्क में। ये एक बहुत ही ख़ास बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इट हैज़ टू बी नोटिस्ड। केजी साहब, थोड़ा सा बारीकी में जाना चाहूँगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में पाकिस्तान अब कश्मीर में जो धारा आर्टिकल 370 को इरेडिकेट करने के बाद से और फिर एक कंसोलिडेशन पे जा रहा है। टर्की लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की जानिब जा रहा है। आपको क्या लग रहा है OIC में हम कहाँ पर खड़े हैं? और चूंकि OIC को अरब डोमिनेट करता है तो ऐसी सूरत में क्या हिंदुस्तान के लिए कोई चैलेंज देखते हैं आप? अब पुराना माहौल तो नहीं रहा। पहले एक हिंदुस्तान की खूब मजम्मत होती थी। एक बार यहाँ के सरकार को बुलाया भी गया था OIC के मीटिंग में, लेकिन वहाँ भी मजम्मत हुई थी। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो माहौल है। आज जिस तरीके से मैं UAE से जो स्टेटमेंट आया, मैं उसी को देख लीजिए, जहाँ वो ये कहते हैं कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है और इसमें हम इस मुद्दे पर हम कोई दखल नहीं देना चाहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि OIC में इसको तायद की जाएगी जो हुआ है, शायद एक चिंता जाहिर करेंगे वो, लेकिन जिस तरीके का मजम्मत पहले होती थी वो मुझे नहीं लगता कि अब होगा, या जिस तरीके से खुलकर पाकिस्तान के साथ जो खड़े हो जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। वो दहशतगर्दी का एक अड्डा माना जा चुका है। आज हमारे पास अफ़गानिस्तान जैसे इस्लामिक मुल्क है जो पाकिस्तान से परेशान है और वो हर जगह हिंदुस्तान के साथ आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कई इस्लामिक मुल्क भी है और जिसमें अफ़गानिस्तान भी है, ईरान भी है, जो आज पाकिस्तान से परेशान हैं, पाकिस्तान से जो समर्थित जो दहशतगर्दी है उससे परेशान है, पाकिस्तान के सरजमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके खिलाफ जंग लड़ने में। तो मुझे लगता है कि वो मुल्क आज हिंदुस्तान के साथ है। इसका एक वजह ये भी है कि देखिए, हिंदुस्तान ने अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को रखा। उसने अगर इजराइल से दोस्ती की तो भी यासिर अराफात साहब से जो है मंजूरी लेकर की कि देखिए हम उनसे रिश्ता बनाने जा रहे हैं, उनको बरखलाफ करके नहीं किया। पहली बात यह है। तो वो आम सहमति के साथ जो चलने की एक जो इस देश का एक परंपरा रही है। दूसरा, हिंदुस्तान ने सीरिया के साथ भी जो है
कितने दबाव के बावजूद भी रिश्ता बना के रखा। अफगानिस्तान में उसने अपने लिए कोई फ़ायदा नहीं देखा, उसने वहाँ फ़ौज नहीं भेजा, लेकिन आज अफगानिस्तान के तरक्की में, चाहे वो बड़े बड़े डैम बनाने में हो, अस्पताल बनाने में हो, हिंदुस्तान की एक बहुत पार्लियामेंट लोया जिरगा जी, आप जो पोर्ट के आप देखिए कि ड्राई पोर्ट डेवलपमेंट, ड्राई पोर्ट का डेवलपमेंट है, उसमें आप देखेंगे। और इसी तरीके से पूरे दुनिया के दबाव के बावजूद हिंदुस्तान ने बहुत क्लियरली अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों से भी कह दिया है कि ईरान के साथ जो हमारा तेल का जो संबंध है वो जो है वो बरकरार रहेगा, वो हमारे हिंदुस्तान के आवाम के जो है हित में है, तो उसमें हम समझौता नहीं करेंगे। इससे जो है एक इज्जत बढ़ गई है कि हिंदुस्तान किसी एक मुल्क का जो है पिछलग्गू नहीं है, किसी ताकतवर मुल्क का, इसकी अपनी एक पहचान है, इसकी अपनी एक वजूद है जिसकी बहुत इज्जत है। ईरान बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि वो न सिर्फ हिंदुस्तान की मगरिब जानू से की तरफ से न सिर्फ दरवाज़ा है अरब का, बल्कि वो लार्जेस्ट एक जोग्राफ़ी है, बहुत बड़ी जोग्राफ़ी है, उसके पास बहुत सारे वसाइल हैं, वो हिंदुस्तान की पैरोकारी करता है और साथ ही साथ वो अरब को में नॉन अरब की तरह रहता है, एशियंस में नॉन एशियंस की तरह रहता है। आप क्या मानते हैं? मैं ईरान को लेके आप दोनों से सवाल करूँगा। आपसे मैं इस लिहाज से पूछूँगा कि सैंक्शंस के बावजूद भी, चूँकि खामनेई साहब का भी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है हिंदुस्तान को लेकर, हसन रूहानी साहब का भी, सुप्रीम लीडर हों या ईरान के प्रेसिडेंट हों या उनकी कैबिनेट हों, आपको क्या, और हमारे जो जितने भी हमारे कल्चरल रिलेशनशिप हैं, पर्शियन लैंग्वेज डेवलपमेंट और आर्किटेक्ट को लेकर, आपको क्या लगता है कि ईरान सैंक्शंस के बावजूद भी हम ईरान के साथ किस तरह बैलेंस करके चल रहे हैं? जी देखिए, ईरान का जहाँ तक मामला है ये बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स मामला है। और जैसा कि सर बता रहे थे कि इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, तो हम किसी भी मुल्क के दबाव में कोई काम नहीं करेंगे, ये बात हिंदुस्तान ने बहुत ही सही तरीके से बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब जहाँ तक हमारा ईरान से बायलैटरल जो ताल्लुकात की बात है, उसमें कोई मसला है नहीं एक्चुअली। तो हम तेल बिल्कुल ईरान से ख़रीदना चाहते हैं, ईरान हमें तेल बेचना चाहता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ईरान जब तक सैंक्शंस नहीं थे तो दूसरे या तीसरे नंबर, इराक़ और सऊदी अरब के बाद तीसरे नंबर का देश था जहां से हम तेल ख़रीद रहे थे। दूसरी बात ये कि ईरान से जो तेल हम ख़रीदते हैं वो हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं उनके लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि हम बहुत दिनों से ईरान से तेल ख़रीद रहे हैं और ये हमें थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो ये सब मामले ऐसे हैं जिस पे हिंदुस्तान बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। उसके अलावा देखिए, ईरान से हमने चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट किया है, जो आप बता रहे थे कि ईरान एक तरह से मगरबी एशिया के लिए हम इंडिया का गेट है। सिर्फ मगरबी एशिया के लिए नहीं, इवन सेंट्रल एशिया के लिए भी। हमें अगर समझिए अफगानिस्तान से कुछ तजारत करनी है, सेंट्रल एशियाई कंट्रीज से तजारत करनी है, इसके लिए चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि हम चाबहार पोर्ट से इन्वेस्टमेंट अपना ख़त्म नहीं करेंगे। तो अब जहाँ तक मामला यूएस और ईरान का है, जो उनके बीच में टेंशन्स हैं, इंडिया ये चाहता है कि ये टेंशन्स बातचीत से, नेगोशिएशन से हल हों। कोई ऐसी बात ना हो कि वहाँ पे बड़ा झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट उभर जाए जिसकी वजह से इंडिया को खासा नुकसान हो सकता है। हमारे जो तेल आते हैं वहाँ से वो रुक सकते हैं, हमारे जो जीसीसी कंट्रीज़ में 8-9 मिलियन लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा मसला हो सकता है। जो रेमिटेंसेस आते हैं वो रुक सकते हैं। तो बहुत सारी नुकसान जो है वो इंडिया को, मतलब इंडिया को डायरेक्ट नुकसान होगा अगर वहाँ पे कुछ झगड़ा हो जाए। सुरेश साहब, ईरान बहुत इज्जत करता है हिंदुस्तान की, बहुत सारी हमारा अशिया भी वो लेता है, सबसे बड़ा चावल का हमारा ख़रीदार है। हम उसके सिर्फ तेल ही नहीं, सेमी प्रीशियस स्टोन, बहुत सारी चीज़ें उनसे लेते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर और वहाँ के प्रेसिडेंट की तरफ से सीरिया में जो हिंदुस्तान का स्टैंड रहा है उसकी तारीफ़ भी हुई है। आपको लगता है कि सीरियन क्राइसिस के बाद से ईरान हिंदुस्तान के ज़्यादा करीब आए? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, जब एक ऐसा वक्त जहाँ लगभग सीरिया अलग थलग पड़ गया था और कुछ चंद मुल्क उसके साथ थे, उनमें से एक हिंदुस्तान रहा, जबकि हिंदुस्तान की खूब मजम्मत भी की उन लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद उसने साथ दिया, जिसका जो है सीरिया, ईरान, इनमें काफ़ी इज्जत है। और इस वजह से आप देखेंगे, देखिए अब ईरान भी सिर्फ एक हमारा ऑयल का पार्टनर नहीं है।
आज जब पाकिस्तान अपना एयर स्पेस बंद करता है तो ईरान से हमारे जो है हवाई रास्ते से हमारे हवाई जहाज यूरोप और बाकी दुनिया में जाती है। दूसरा, जैसे जैसे चीन ग्वादर को तैयार कर रहा है तो उसके एक काउंटर में अगर हमारा कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट तैयार हो रहा है, जो हिंदुस्तान को घेरने का एक पूरी स्ट्रेटेजी चीन की बनी हुई है चिटागोंग से लेकर ग्वादर तक, उसको अगर काउंटर कर रही है तो वो चाबहार में जो है वो जो पोर्ट हमारा बन रहा है उसका एक स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा महत्व है। याद रखें कि अफगानिस्तान में आज जो हम बहुत चीज़ें पहुंचा पा रहे हैं, वहाँ के जो तरक्की में हम लोगों का एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है, तो वो इसलिए क्योंकि हम चाबहार के माध्यम से जो है हम वहाँ तक सामान पहुँचा पा रहे हैं, वरना हमारे लिए पहुँचाना मुश्किल था। तो लेकिन इसलिए ये इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान ये एक बड़ा ज़बरदस्त लिंक बन गया है, जो आज अफ़गानिस्तान में भी अगर वहाँ के जो मसाइल हैं उसके सोल्यूशन के लिए आप ईरान और हिंदुस्तान को बाहर रखकर नहीं कर सकते हैं। ईरान और हिंदुस्तान उस मामले में साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि उसके हिसाब से अफ़गानिस्तान की सरकार चले, और उससे हटकर आज ईरान और हिंदुस्तान दोनों अपना जो है वहाँ उनका अपना स्टेक्स हैं और बहुत हाई स्टेक्स हैं। मुदस्सर साहब, मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, आप उसका तज्जिया कीजिए कि दो कैंप जो अब बहुत विजिबल हैं कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, अमेरिका, नेटो एंड ऑल, इज़राइल एंड ऑल, दूसरा जो रशिया, तुर्की, कतर, ईरान एंड ऑल, हम दोनों जगह प्रेजेंट है, पाकिस्तान सिर्फ एक जगह है। आपको ये फ़र्क महसूस होता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये बेस्ड ऑन टेकिंग साइड्स नहीं है। सो हम किसी भी ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक हो, उसमें हम ये इस बात पे भरोसा नहीं करते हैं कि हम इस ब्लॉक के साथ हैं या उस ब्लॉक के साथ हैं। इंडिया के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ हैं, और उसके बेसिस पे हम जो है अपने किसी भी मुल्क से रिश्ता बनाते हैं, किसी भी ब्लॉक से हम नेगोशिएट करते हैं। ये एक बहुत ही अहम बात है। इसी तरह जो आज के डेट में अगर आप जैसा बता रहे हैं कि पश्चिम एशिया में बहुत ही एक ब्लॉक जैसे उभर के आ रहा है, एक तरफ कुछ कंट्रीज़ हो गए हैं, दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज़ हो गए हैं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है जियोपॉलिटिक्स हो रही है वहाँ पे, और इंडिया इसको बहुत अच्छी तरह से समझता है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि हमारे क्या इंटरेस्ट है, और इस वजह से हम किसी एक ब्लॉक के साथ नहीं हैं। तो देखा जाए तो हमारे रिलेशंस जो हैं वो सबसे बहुत अच्छे हैं। ईरान से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, सऊदी अरब से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, यूएई से हमारे बहुत ही अच्छे संबंध हैं। मतलब किसी भी हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि अब हम स्पेस से में और डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में जो है यूएई से हमारे संबंध बढ़ेंगे आगे चल के। तो ये सब चीज़ें अगर जो देखी जा रही हैं, उसके अलावा फॉर एग्जांपल इवन सीरिया और इराक, उससे हमारे बहुत अच्छे संबंध है। इराक से हमारे जो तेल लेते हैं वो बढ़ रहे हैं, इराक में हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है। तो सारा जो मसला है वो ये है कि कैसे हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रायोरिटी दें, अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दें। और इस वजह से इवन फॉर टर्की से भी हमारे अच्छे संबंध है। बीच बीच में टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं जो हमें पसंद नहीं है, जो इंडिया के, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से एक ट्रेंड रहा है। वो एक ट्रेंड रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आगे चल के जिस तरह से इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी को प्रायोरिटाइज करेगा, इवन टर्की जो है वो इस बात को समझेगा कि हिंदुस्तान से उनका रिलेशन बढ़ाना कितना इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, आमतौर पर लोग इसको सुन के समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बोझिल भी हो जाते हैं। मैं बड़ी एक दिलचस्प बात सुरेश साहब आपसे इस पे तबसरा चाहूँगा कि जब कतर को सब तरफ से घेरा गया तो मेरे कतर के कई दोस्तों से बातचीत हुई, उन्होंने बोला अचानक से हमारे यहाँ अमूल का दूध मिल रहा है, हिंदुस्तानी मक्खन है, कुछ गाय भी हैं जो हवाई जहाज से उतरी हैं। ये मैंने थोड़ा इसलिए जिक्र किया ताकि न सिर्फ प्रोग्राम में बल्कि इन्फॉर्मेशन भी इस तरीके से पहुंचनी चाहिए। जब कतर को सऊदी अरब एंड ऑल कंपनी ने घेरने की कोशिश की तो हिंदुस्तान ने जिस तरीके से उनका साथ दिया, अशिया से, सामान से, सपोर्ट से, आपको लगता है कि हमने कतर के साथ में एक इंसाफ किया? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, हिंदुस्तान की पहचान ही वो है कि जहाँ जहाँ जुल्म और सितम हुए हैं वहाँ हिंदुस्तान ने जो है एक बे आवाज़ों की आवाज़ बनकर
पूरे दुनिया में अपनी पहचान बनाई। याद रखें कि हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क था जिसने दक्षिण अफ्रीका में रेसिज्म और अपार्थाइड के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ दुनिया में कहीं उठाया तो वो हिंदुस्तान ने उठाया। तो पूरे दुनिया में हमेशा जो गरीब मुल्क हैं, जो मार्जिनलाइज मुल्क है, जिन मुल्कों पर अत्याचार हुए हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद किया। तो इसलिए हिंदुस्तान की पहचान किसी जिस तरीके से आपने बताया किसी एक गुट के साथ, किसी खेमे के साथ नहीं हो रही है। हिंदुस्तान की अपनी एक पहचान रही है। वही हम कह रहे थे कि जैसे फ़िलिस्तीन के साथ भी दोस्ती है, दोस्ताना ताल्लुकात है, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी है, ईरान के साथ भी रहा तो इराक के साथ भी रहा। याद रखें कि 8 साल दोनों में जंग हुई। बिल्कुल जी। और सदाम हुसैन साहब जब ओआईसी पूरा आप कश्मीर के मामले में हिंदुस्तान के खिलाफ हुआ करता था, एक सदाम हुसैन साहब थे जो हिंदुस्तान का साथ देते थे। तो उस वक़्त भी ऐसे उन्होंने रिश्ते बना के रखे सबके साथ। और याद रखें जो मिसाल हिंदुस्तान का जो प्लूरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है कि मोदी साहब अगर कोई मस्जिद में पहली बार जाते हैं तो वो वेस्ट एशिया में जाके किसी मस्जिद को विजिट करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, वेस्ट एशिया में। और वहीं एक मंदिर का भी उन्होंने जो है उद्घाटन किया। तो ये जो हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटी का जो इम्पैक्ट है वो आपको दिखाई देता है। अफ्रीकन अरब को हम छोड़ नहीं सकते। हम चूँकि प्रोग्राम बहुत छोटा, वक्त की कमी है, फिर भी बहुत जल्दी में आप बताएं कि हम अरब स्प्रिंग के बाद से जिस तरह से मिस्र, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उस पर आप क्या मानते हैं? ये हमारे ताल्लुकात जो अफ्रीकन अरब कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट, मतलब मिस्र, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अभी हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो पहले थे वाइस प्रेसिडेंट वो मोरक्को गए हुए थे, और ट्यूनीशिया से भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात उभर रहे हैं। वहाँ पे इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो जाने लगे हैं ये मोरक्को और ट्यूनीशिया में, जो बहुत ही खूबसूरत कंट्रीज़ हैं। मिस्र से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे हमारे एम्बेसी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, इंडिया ऑन द नाइल, जिसमें हमारे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स जो है इजिप्ट में शोकेस किए गए। डांस, इंडियन क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक, और हमारे जिस तरह के प्रोडक्ट हम बेचते हैं इन सारे कंट्रीज़ में, वो सारी चीज़ें जो हैं वो तो बहुत ही अच्छा एक वो उभर कर आया है। सुरेश साहब, बहुत जल्दी ICCR जो हमारे कल्चरल विंग देखता है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत अच्छा काम करता है, और हिंदुस्तानी फिल्में जी, इन्होंने क्या रोल अदा किया अरब में? इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं पूरे विश्व में, खासकर वेस्ट एशिया में जहाँ जहाँ गया हूँ, वहाँ के कैब ड्राइवर्स ने तक नाना पाटेकर से लेकर वो पूरे के पूरे डायलॉग सुना देते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान तो खैर है ही ऑल टाइम फेवरेट्स। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी फिल्मों ने वहाँ हर जगह हिंदुस्तानी फिल्मों के गाने सुनाए जाते हैं। और अब तो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी वहाँ के जो है काफ़ी आर्टिस्ट जो है, नूरा फतेही और वो अब पार्टिसिपेट करने लगे बहुत एक्टिवली। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी फिल्मों को वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं, और इसके वजह से आज वहाँ के लोग अक्सर हिंदुस्तानी में बात भी कर लेते हैं। हिंदुस्तान की सरकार ही नहीं, यहाँ की आवाम भी एक एम्बेसडर के तौर पर काम करती है, और जिस भी दुनिया के हिस्से में पहुँचती है वहाँ अपनी छाप ज़रूर छोड़ती है। क्या आप इस प्रोग्राम पर क्या सोचते हैं, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं ddurduspecials@gmail.com पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।